सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और हम लोगों ने अकाउंटेंसी का बेसिक कंसेप्ट का क्लास ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। कुछ और बेसिक कंसेप्ट बाकी है, उसके बाद हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर्स के साथ। फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है जर्नल एंट्रीज का। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस रहने वाला है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। नाउ लास्ट क्लास में हमने गोल्डन रूल डिस्कस किया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, गिव द हेडिंग, कॉपी में हेडिंग दे दो, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल, इसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज अमेरिकन अप्रोच। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसको ब्रिटिश अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। सो देयर आर टू अप्रोच, टू रूल्स। वन इज गोल्डन रूल, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच। एक होता है मॉडर्न रूल, दैट इज अमेरिकन अप्रोच। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग देखो क्या बोलता है अमेरिकन अप्रोच। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स कॉमा एक्सपेंसेस कॉमा लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स। ये चार चीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, ये चार चीज के बारे में समझो। ये चार चीज क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में इसके बारे में सुन रखा है। एसेट्स कॉमा एक्सपेंसेस कॉमा लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, डैश दे के लिख दो। इन सब का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। हमने तुमको लास्ट क्लास भी बताया था, डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग बट साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट एंड दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। ठीक है, सो डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग बट साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रूल क्या है मॉडर्न रूल? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, इन सब का होता है डेबिट बैलेंस। अगर ये आइटम्स इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, डेबिट को हम लोग डीआर भी लिखते हैं। और अगर ये आइटम्स डिक्रीज होगा तो इनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, इन चारों का होता है डेबिट बैलेंस। अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की इफेक्ट के कारण अगर रिजल्ट में, आउटकम में इसमें इंक्रीज होता है तो दे विल बी डेबिटेड, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हमने मशीन परचेज किया कैश के बदले, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो मशीन हमारा एसेट है, नॉन लिविंग आइटम। मशीन एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है। और याद कर लेना कि ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट, ये बात तुम अपना कॉपी में लिख लेना, ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट। मशीन एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है, एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट। तो मशीन एक एसेट है। हमने अगर एक मशीन खरीदा मतलब एसेट खरीदा, और बदले में हमने कैसे पेमेंट किया? कैश में पेमेंट किया। हमने सामने वालों को पेमेंट कैसे किया? कैश में पेमेंट किया। कैश को भी पहचानो, कैश भी एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। देखो क्या लिखा है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सब बात क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने भी एक एग्जांपल तुमसे डिस्कस किया था, परचेज मशीन फॉर कैश। अगर हमने मशीन परचेज किया है, मशीन एसेट इंक्रीज हो जाएगा बुक्स में, बिजनेस में, तो मशीन एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। देखो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइन होता है। और कैश डिक्रीज हो जाएगा बिजनेस में, तो जो एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो एसेट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब मशीन हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरा रूल लिखो, रूल का सेकेंड पॉइंट लिखो,
लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कॉमा इनकम, लाइबिलिटीज कॉमा इनकम कॉमा कैपिटल, लाइबिलिटीज कॉमा इनकम कॉमा कैपिटल एंड गेन्स, लाइबिलिटीज कॉमा इनकम कॉमा कैपिटल एंड गेन्स, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, इनका होता है क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइन, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइन। अगर ये चार आइटम इंक्रीज होगा तो दे विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स, इनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और अगर ये आइटम्स डिक्रीज होगा, जैसे लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, इनकम डिक्रीज हो रहा है, गेन्स डिक्रीज हो रहा है, तो इनको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यही सिखाता है मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स, इन चारों का होता है डेबिट बैलेंस। अगर इंक्रीज होगा तो बुक्स में डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो बुक्स में कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट। लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो एरो अप का मतलब होता है इंक्रीज, एरो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज। एरो अप मतलब इंक्रीज, एरो डाउन मतलब डिक्रीज। तो अगर एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस है, लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस है, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। और गेन्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो गेन्स भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो बस तुमको इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स क्लियर करेंगे जिससे सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल, हम लोग कुछ कुछ बात लिख लेंगे कॉपी में। जैसे नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बुलेट दे के लिखो, नॉन लिविंग आइटम्स जैसे फर्नीचर, मशीन, मोटर कार, कैश, ये सब कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। नॉन लिविंग आइटम्स आर रियल अकाउंट। और सारा का सारा रियल अकाउंट क्या होता है? एसेट्स होता है। सारा का सारा रियल अकाउंट क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, सारा का सारा रियल अकाउंट क्या होता है? एसेट्स होता है। दूसरा चीज लिखो, अगर हम लोग बिजनेस में गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर हम लोग बिजनेस में गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स क्या होता है? एनीथिंग विच हैव बीन परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। तो गुड्स का अगर हम लोग परचेजेस कर रहे हैं तो गुड्स को परचेज करना एक्सपेंस माना जाएगा। ऐसे लिख लो, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस। परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है? एक्सपेंस होता है। परचेज ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। सेल ऑफ गुड्स को क्या ट्रीट करते हैं? इनकम ट्रीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये सब तुम्हारा बेसिक क्लास में सुना हुआ है। बेनिफिट्स गिवन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस को बेनिफिट देगा, प्रोप्राइटर ब्रैकेट में ओनर ऑफ द बिजनेस, टू द बिजनेस,
अगर बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस को बेनिफिट देगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल। ये सब थोड़ा डिस्कशन, हल्का सा रिवीजन बेसिक क्लासेस का। एंड बेनिफिट्स विड्रॉन, बेनिफिट विड्रॉन, विड्रॉन मतलब बेनिफिट्स ले लिया बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई बेनिफिट ले रहा है फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। सर ये सब बात तो हम लोग को पता है, बिल्कुल पता है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम रिवीजन लिख लिख के करेंगे ना तो हम लोग को याद रहेगा। तो क्या क्या बात तुमको याद रखना है? नॉन लिविंग आइटम्स आर रियल अकाउंट एंड ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट। परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, सेल ऑफ गुड्स को हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे। अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है तो उसको कैपिटल ट्रीट करेंगे, और अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से बेनिफिट ले रहा है तो उसको ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग पहले ही सारा बात क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। देखो हमने तुमको सिखाने के लिए दोनों रूल सिखा दिया। लास्ट क्लास में हमने गोल्डन रूल सीखा था, आज का क्लास में हम लोग मॉडर्न रूल सीख रहे हैं। तो हम लोग अप्लाई किसको करेंगे अपना अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट में? हमेशा मॉडर्न रूल को अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल का ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है, सिलेबस में है, बस सिखाने के लिए हमने तुमको सिखा दिया गोल्डन रूल, पर वो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। हर जगह क्या एप्लीकेबल रहेगा? मॉडर्न रूल एप्लीकेबल रहेगा। इसलिए तुम मॉडर्न रूल को सही से समझो। यहाँ पे क्या है? रमेश कौन है? ये बिजनेस का ओनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। घर से ये क्या लेके आ रहा है? 20,000 रुपया लेके आ रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रमेश घर से क्या लेके आ रहा है? 20,000 रुपया कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस रमेश इज ब्रिंगिंग हाउ मेनी रुपीज? 20,000 फ्रॉम हिज पर्सनल फंड्स। घर से वो 20,000 रुपया लेके आ रहा है। तो इसका देखो सोल्यूशन में हमको बस ये देखना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। ये ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज ला रहा है? हाँ, बिजनेस में कैश आ रहा है तो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आ रहा है। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? कोई भी ऐसा इवेंट which brings a financial change in the business, कोई भी ऐसा इवेंट which brings a financial change in the business। सपोज स्टूडेंट ने मुझको फीस दिया, तो अगर स्टूडेंट ने मुझको फीस दिया तो मेरे पास फीस आ गया। पहले मेरे पास फीस नहीं था, पैसा नहीं था, स्टूडेंट ने फीस दिया तो फीस आ गया, तो बिजनेस में कैश आ गया। तो ये फाइनेंशियल चेंज ला रहा है बिजनेस में, ये हमारे अंदर फाइनेंशियल चेंज ला रहा है, बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल चेंज ला रहा है, ठीक है। अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट को उधार में खरीदा है, कोई सामान हमने उधार में खरीदा है, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी आ गया, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल चेंज ला रहा है। तो जो इवेंट फाइनेंशियल चेंज लेके आता है बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले समझो क्या ये एक ट्रांजैक्शन है। रमेश हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है किसके साथ? कैश के साथ। कैश के साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश लेके आ रहा है वो बिजनेस में। कैश को पहचानो, देखो कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश हमारा एसेट हुआ। क्लियर? बिजनेस के लिए कैश एसेट है। बिजनेस में कैश का जो बैलेंस है, कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। बिजनेस में 20,000 रुपया कौन लेके आ रहा है? प्रोप्राइटर। रमेश प्रोप्राइटर है, ओनर ऑफ द बिजनेस है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? कैश लेके आ रहा है। कितना? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया कैश लेके आ रहा है। तो हम लोग उस केस में कैश को कर देंगे डेबिट,
उस केस में हम लोग कैश को कर देंगे डेबिट। तो ऐसे कैश कोलोन दे के लिख दे रहे हैं डेबिट, ताकि ये समझ में आए कि डेबिट करना किसको है। और बिजनेस को ये बेनिफिट कौन दे रहा है, बिजनेस के पास 20,000 रुपया कौन लेके आया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन लेके आया, रमेश प्रोप्राइटर। तो बेनिफिट गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस, प्रोप्राइटर बिजनेस को कोई भी बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। और तुम देखो हमने तुमको मॉडर्न रूल में लिखाया भी है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर कैपिटल इंक्रीज होगा बिजनेस में तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। तो कैपिटल को अब हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, कितना, 20,000 रुपया कैश लेके आ रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रमेश प्रोप्राइटर बिजनेस में घर से 20,000 रुपया कैश लेके आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है। कॉपी में देखो हमने तुमको लिखवाया था, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैश हो जाएगा डेबिट। और बिजनेस को ये बेनिफिट दे कौन रहा है, रमेश, ओनर ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का ओनर, बिजनेस का प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस को बेनिफिट देगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। और देखो कॉपी में हमने तुमको मॉडर्न रूल में लिखाया था, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस का कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगा, बिकॉज बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस को 20,000 रुपया ला के दे रहा है, तो बिजनेस का कैपिटल 20,000 से बढ़ेगा, तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। So this was our first example to understand modern rule of accounting or American approach of accounting. Clear? Moving on to our next example. Example number 2. Example number 2. Suresh started business with. सुरेश, अच्छा एक और चीज देखना, ये जो रमेश वाला एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल नंबर 1 में रमेश वाला एग्जाम्पल था, इसमें कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। कैश डेबिट कितना अमाउंट से होगा, 20,000। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कैश डेबिट कितना अमाउंट से होगा, 20,000। बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, 20,000। और बिजनेस का कैपिटल भी कितना से बढ़ गया, 20,000। बिजनेस का कैपिटल भी कितना से इंक्रीज हो गया, 20,000। ठीक है, बिजनेस का कैपिटल भी कितना से इंक्रीज हो गया, 20,000। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, कॉमा मशीन ₹30,000। तो बिजनेस का ओनर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में रमेश ही है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश कितना लेके आ रहा है, अब की बार 20,000, और मशीन कितने का लेके आ रहा है बिजनेस में, 30,000। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश लेके आ रहा है 20,000 रुपया, मशीन लेके आ रहा है 20,000 रुपया। देखो कैश को पहचानो, कैश एक नॉन लिविंग, पहले पहचानो ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है घर से 20,000 रुपया, मशीन लेके आ रहा है बिजनेस में 30,000 रुपया का। तो बिजनेस में फिनेंशियल चेंज आ रहा है, बिजनेस के पास पहले कैश नहीं था, कैश आ गया 20,000 का। बिजनेस के पास पहले मशीन नहीं था, मशीन आ गया 20,000 रुपया का। बिजनेस के पास 2 एसेट आ गया, तो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज आ रहा है। एनी इवेंट विच ब्रिंग्स अ फाइनेंशियल चेंज इन द बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन। कोई भी इवेंट जो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज लेके आता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है, वो ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो सबसे पहला चीज, क्या ये ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल, ये बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज ला रहा है, ये ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में 2 तरह का एसेट आ रहा है, देखो कैश और मशीन। कैश को पहचानो, कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है, एसेट है। मशीन को पहचानो, मशीन भी एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है, मशीन एसेट है। तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, कैश एसेट है, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट है ना, एसेट डेबिट कर देंगे। कैश एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। कॉपी में देखो लिखा हुआ है मॉडर्न रूल में, कैश एसेट है, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को कर देते हैं डेबिट, तो हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे। और कैश का अमाउंट कितना रहने वाला है, कैश का अमाउंट रहने वाला है 20,000। कैश का अमाउंट रहने वाला है 20,000। फिर देखो मशीन,
मशीन भी एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन रियल अकाउंट है, मशीन एसेट्स है। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। मशीन एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस में मशीनरी एसेट इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मशीन भी डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मशीन डेबिट। मशीन कितने का आ रहा है बिजनेस में? 30,000 का। तो देखो बिजनेस में दो एसेट आया, एक तो कैश आया 20,000 रुपया का। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है। मशीन एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है, मशीन एक एसेट है। और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट को कर देंगे डेबिट, तो कैश को कर देंगे डेबिट, कितना? 20,000। मशीन एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया बिजनेस में तो मशीन को भी कर देंगे डेबिट, कितना? 30,000। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। सिंपल रूल, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, अगर बिजनेस में एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट, और बिजनेस में अगर एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट क्रेडिट। हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रमेश बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश कितना ला रहा है? 20,000। मशीन कितना ला रहा है? 30,000। कैश नॉन लिविंग आइटम है, मशीन भी नॉन लिविंग आइटम है, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों एसेट है। बिजनेस में दोनों एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया इसलिए कैश डेबिट, एसेट इंक्रीज हो गया इसलिए मशीनरी डेबिट या मशीन डेबिट। क्लियर? अब ये दोनों बेनिफिट बिजनेस को दे कौन रहा है? ये बेनिफिट बिजनेस को कौन दे रहा है? बिजनेस का प्रोप्राइटर। तो देखो यहाँ पे लाइन पढ़ो, प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस को कोई बेनिफिट देता है, बेनिफिट गिवन बाय द प्रोप्राइटर टू द बिजनेस, बेनिफिट गिवन बाय द ओनर टू द बिजनेस, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो ये कैपिटल है, ये दोनों को मिला के कंबाइंड करके कितना हो रहा है? 50,000। तो बिजनेस में कैपिटल कितना ला रहा है रमेश? बिजनेस में वो कैपिटल ला रहा है 50,000 का। ठीक है, मतलब रमेश बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को वो कितने का बेनिफिट दे रहा है? 50,000 का बेनिफिट दे रहा है। रमेश बिजनेस का ओनर है, बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस को कितने का बेनिफिट दे रहा है? 50,000 का बेनिफिट दे रहा है। मतलब बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। देखो कॉपी में चेक करो, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कॉपी में चेक करो रूल, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल इंक्रीज हो गया कितना से? 50,000 से। बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हो गया 50,000 से। बिजनेस का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इंक्रीज हो गया इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा, बट कैपिटल कितना से क्रेडिट होगा? 50,000 से। इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लिखते ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये हम तुमको पहले रफ वर्क समझा रहे हैं कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। तुम देखो, टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। मतलब एक बात हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। देखो डेबिट कितने से हुआ? 20,000 और 30,000 50,000, तो क्रेडिट कितना से हुआ? 50,000। मतलब जितना डेबिट होगा उतना ही इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होगा। इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। कहीं लिखना है तो लिख लो, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होता है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। रमेश स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, बिजनेस में वो कैश लेके आ रहा है 20,000, मशीन लेके आ रहा है 20,000। कैश और मशीन दोनों नॉन लिविंग आइटम है, दोनों रियल अकाउंट है, दोनों एसेट है। बिजनेस में एसेट कितना से इंक्रीज हो रहा है? कैश इंक्रीज हो गया, कैश एसेट इंक्रीज हो गया। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस इसलिए एसेट डेबिट हो गया, कैश डेबिट 20,000। मशीन एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया तो मशीन डेबिट 30,000। और ये दोनों बेनिफिट बिजनेस को दे कौन रहा है? प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ओनर। बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस को बेनिफिट देगा तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। बिजनेस का कैपिटल कितना से इंक्रीज हो गया? 50,000। दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 2। और यहां पे हमने एक और चीज क्या सीखा कि टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ये बात हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको जिंदगी भर याद रखना है।
टोटल डेबिट इज इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट। जितना डेबिट होगा उतना ही इक्वल क्रेडिट होगा। ठीक है, सिंस एवरी डेबिट has an equal and corresponding, spelling है CORRESPONDING, CORRESPONDING. every debit has an equal and corresponding credit। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होना पड़ेगा। ठीक है, दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, सो एग्जांपल नंबर 3 में लिखेंगे लिखो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वर्मा फॉर कैश ₹10,000। purchased goods from वर्मा फॉर कैश ₹10,000। वर्मा से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश देने के बदले 10,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो ये जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, से वर्मा से हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में पार्टी का नाम भी दिया है और कैश वर्ड भी दिया है, तो ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। हमने बेसिक क्लास में सीखा था, अगर स्टेटमेंट में पार्टी का नाम भी दिया है, कैश वर्ड भी मेंशन किया है, तो वो एक कैश ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज करना एक्सपेंस होता है और कॉपी में चेक करो, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। मॉडर्न रूल बताता है एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। तो क्योंकि हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं फ्रॉम वर्मा और उसके बदले कैश में पेमेंट कर रहे हैं 10,000, तो परचेज ऑफ गुड्स होता है हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, इसलिए हम परचेज को कर देंगे डेबिट। परचेज का होता है डेबिट बैलेंस, परचेज ऑफ गुड्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज एक्सपेंस है, परचेज का डेबिट बैलेंस। परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज ऑफ गुड्स अगर एक्सपेंस है, मतलब एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो परचेज का भी डेबिट बैलेंस। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स में, इसलिए परचेज को डेबिट, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते समय परचेज को डेबिट। और हम लोग पेमेंट किस में कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। कैश को पहचानो, ये एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट्स आर एसेट। तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, एसेट कम हो जा रहा है, कैश का बैलेंस कम हो जा रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। देखो कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करो, मॉडर्न रूल, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। तो एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। मतलब डेबिट किसको करेंगे इस ट्रांजैक्शन में, परचेज को कितना अमाउंट से, 10,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे इस ट्रांजैक्शन में, कैश को कितना अमाउंट से, 10,000 से। फिर से बता रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम वर्मा फॉर कैश, दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस कहते हैं और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। सामान खरीदना मतलब एक्सपेंस, सामान बेचना मतलब इनकम। तो परचेज कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। तो क्योंकि परचेज एक्सपेंस है इसलिए परचेज हो जाएगा डेबिट, और क्योंकि हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, कैश नॉन लिविंग आइटम है, कैश रियल अकाउंट है, कैश एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट कम हो गया, कैश बैलेंस कम हो गया, इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट 10,000। दिस वाज आवर थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4, purchased furniture for cash ₹40,000। तो ट्रांजैक्शन क्या है, हमने बिजनेस में एक फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा और उसके बदले हमने कैश दे दिया है, कैश में पेमेंट किया है। कितने का ट्रांजैक्शन है, 40,000। ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना है, 40,000। तो बिजनेस में हम लोग क्या परचेज किए, फर्नीचर परचेज किए। फर्नीचर को पहचानो, फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, मतलब फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, मतलब फर्नीचर एक एसेट है। बिजनेस की जब फर्नीचर खरीदा, जब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस का एक एसेट इंक्रीज हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, फर्नीचर एक एसेट है। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट को कर देंगे डेबिट। फर्नीचर एसेट है, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट हो जाएगा डेबिट, मतलब फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। कितना से, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा 40,000 से। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है। एसेट डिक्रीज हो गया, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो गया, कैश कम हो गया। कैश एक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। देखो ये डायलॉग याद रखना है, कैश एक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो गया, इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट। कितना, 40,000। तो इस तरह से लिखते नहीं है, ये बस हम तुमको एक रफ सिखा रहे हैं कि रूल अप्लाई कैसे होता है, मॉडर्न रूल को समझेंगे कैसे, और मॉडर्न रूल को जानना बहुत जरूरी है। पूरा अकाउंटिंग इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक बार मॉडर्न रूल अगर अच्छे समझ में आ गया, फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बस मॉडर्न रूल को सही से समझना है। You have to understand modern rule in detail. This is the basic concept of all the chapters. It lays down a foundation for all the chapters. जितने भी chapters है ना, सबका foundation base यही है, modern rule. So once you are thorough with the modern rule of accounting, there won't be any kind of problem whatsoever. So purchase furniture for cash, ये example done. अब हम लोग आते हैं हमारे next example में, example number 5. एग्जाम्पल नंबर 5, मान लो परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ₹20,000। हमने एक फर्नीचर खरीदा है, और जिस दुकान से फर्नीचर खरीदा उस दुकान का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम क्या है, फर्नीचर मार्ट। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहले तो ये समझो ट्रांजैक्शन है कि नहीं। हमने फर्नीचर परचेज किया है और उधार में परचेज किया है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट में कहीं पे भी कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है। किससे परचेज किया है, सप्लायर कौन था हमारा, किससे परचेज किया है, किसका दुकान से खरीदे फर्नीचर, फर्नीचर मार्ट दुकानदार का बिजनेस का नाम है। जिस शॉप से हमने फर्नीचर परचेज किया है उस सप्लायर का नाम है फर्नीचर मार्ट। तो सबसे पहला बात ये ट्रांजैक्शन है। दूसरा चीज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश वर्ड मेंशन नहीं किया। तो देखो परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, पहले फर्नीचर पे फोकस करेंगे। फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर उस हिसाब से हमारा एसेट है, और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। बिजनेस में फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो गया तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट। कितना से, 20,000 से। फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, कितना से, 20,000 से। और किससे परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर, उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर मार्ट से। आज तो उधार में खरीद लिए,
कल हमको उसको फ्यूचर में पेमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब फर्नीचर मार्ट हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर। याद है बेसिक क्लास में हमने सीखा था क्रेडिटर के बारे में। क्रेडिटर कौन होता है? पेबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। जिसको हमको फ्यूचर में पैसा पे करना है वो मेरा क्रेडिटर है। जिससे हमको पैसा रिसीव करना है, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, पेबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर एंड पेबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। अगर हमको किसी को पैसा देना है इन फ्यूचर तो वो हमारा क्रेडिटर है, और अगर हमको किसी से पैसा लेना है इन फ्यूचर तो हमारा डेटर है। तो अभी हमने उधार में फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर मार्ट से, इन फ्यूचर हमको फर्नीचर मार्ट को पेमेंट करना पड़ेगा, तो फर्नीचर मार्ट मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया। फर्नीचर मार्ट मेरा लाइबिलिटी बन गया। हमने उधार में फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया, लाइबिलिटी आ गया कि फ्यूचर में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर, आज उधार में फर्नीचर खरीदे हैं, फ्यूचर में हमको इसका पैसा देना पड़ेगा, तो ये आज हमारे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। सप्लायर, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, और क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है। ठीक है, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, कॉपी चेक करो, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया बिजनेस में, बिजनेस में ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं, तो फर्नीचर मार्ट हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारा सप्लायर है, देखो ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं, क्रेडिटर। ठीक है, ये फर्नीचर मार्ट को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्रेडिटर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर मार्ट को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? क्रेडिटर ट्रीट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं क्रेडिटर। कितना अमाउंट से? 20,000। डन। तो परचेज किया फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, हमने फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर मार्ट से। फर्नीचर मार्ट एक सप्लायर है, उससे हमने उधार लिया, उधार पे फर्नीचर ले लिया। तो फर्नीचर नॉन लिविंग आइटम, रियल अकाउंट, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट। उधार में फर्नीचर खरीदे, क्रेडिटर बना लिए इसको, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया बिजनेस का, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया 20,000 से। This was our fifth example. Moving on to next example. Example number 6. Purchased machinery for rupees 20,000 and the payment was made by check. तो बिजनेस ने एक मशीन परचेज किया, कितने का मशीन? 20,000 रुपया का मशीन, और बिजनेस ने उसका पेमेंट कैसे किया? चेक से पेमेंट किया। तो अगर चेक से पेमेंट किया तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है, बैंक में जो रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है, बैंक एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, क्या ये पहला चीज ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये ट्रांजैक्शन है। पहले मशीन नहीं था बिजनेस के पास, अब बिजनेस ने मशीन खरीदा तो बिजनेस के पास मशीन आ गया, और बिजनेस ने पेमेंट किया तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। तो फाइनेंशियल चेंज तो आ रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन है। अब आइडेंटिफाई करेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये कैश ट्रांजैक्शन है। देखो, कैश वर्ड कहीं नहीं बोला, बट बोला तो है ना, पेमेंट वाज मेड बाय चेक, इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है। अगर हम लोग पेमेंट कैश में करेंगे तो भी कैश ट्रांजैक्शन, अगर हम लोग पेमेंट कैश चेक से करेंगे तो भी कैश ट्रांजैक्शन, अगर हम लोग पेमेंट यूपीआई मोड में कर रहे हैं, ठीक है, आज तो बहुत फेमस है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब से भी कर रहे हैं तो भी कैश ट्रांजैक्शन। सीधा बात है, अगर हम लोग इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, हाथों हाथ पैसा दे दे रहे हैं, तो ये हो जाता है कैश ट्रांजैक्शन। तो ये भी हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। देखो, हमने क्या परचेज किया है? मशीन परचेज किया है। मशीन एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है, मशीन एक एसेट है। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस।
ठीक है, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। मशीनरी एक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया बिजनेस में तो एसेट हो जाएगा डेबिट। कितना से? 20,000 से। 20,000 से, ठीक है। और हमने पेमेंट कैसे किया? चेक से पेमेंट किया। जैसे ही हमने चेक से पेमेंट किया तो बिजनेस का बैंक में जो रुपया पैसा था वो तो बिजनेस का एसेट है ना। देखो एसेट को पहचानो, एसेट को पहचानने के लिए तुमको समझना पड़ेगा एसेट टैंजिबल हो सकता है या फिर इनटैंजिबल हो सकता है। तो बैंक में जो रुपया पैसा है वो इनटैंजिबल है, उस पर हमारा राइट है, हक बनता है। तो हक को बस हम फील कर सकते हैं, राइट को फील कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में जो रुपया पैसा है वो ओन्ड बाई अस है, वो हमारा खुद का ओनरशिप का है और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। उस पैसा से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक में जो रुपया पैसा है ना वो बिजनेस का एसेट है। जो बैंक में रुपया पैसा था वो बिजनेस का एसेट था। बैंक जैसे हमने पेमेंट चेक से किया तो बिजनेस बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। बैंक एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। जैसे हमने पेमेंट किया चेक से मशीन खरीदने के लिए तो बिजनेस बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो बैंक भी हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, बट एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो रूल क्या है मॉडर्न रूल के हिसाब से? मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना? 20,000। एक और चीज नोटिस करना, हर बार टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट हो रहा है। डबल एंट्री प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यही है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, sold goods to Sharma for cash ₹10,000। हम लोग शर्मा एक पार्टी है उसको हम लोग कैश के बदले हाथों हाथ कैश ले रहे हैं और उसके बदले में उसको गुड्स सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात पहचानो, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है? डेफिनेटली ये एक ट्रांजैक्शन है। ये एक कैश ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज लेके आ रहा है। ये बिजनेस में कैसा चेंज लेके आ रहा है? फाइनेंशियल चेंज लेके आ रहा है ये। तो बिजनेस के पास पहले तो कैश था नहीं, अब बिजनेस के पास कैश आ गया। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक एसेट है, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश इंक्रीज हो गया तो कैश को कर दिए डेबिट। कितना से? 10,000 से। 10,000 से कैश को कर दिए डेबिट। कितना से? 10,000 से। और क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है, तो देखो सेल ऑफ गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। क्योंकि हमने गुड्स सेल किया है तो ये बिजनेस का इनकम है और इनकम को हम का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? इनकम होता है और इसको हम लोग सेल्स कहते हैं। ये भी लिख लो कॉपी में। सेल ऑफ गुड्स इनकम होता है, इसको सेल्स कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस होता है, इसको परचेज कहते हैं। तो परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स। एंड सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स। तो हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, ये बिजनेस का इनकम है और इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को जब रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्रेडिट कर देंगे, मतलब सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। सेल ऑफ गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स। तो सेल्स को क्रेडिट कर दिए। कितना? 10,000। Moving on to our next example, example number 8. Example number 8. Next example, example number 8. Purchased goods from Rohan. Purchased goods from Rohan rupees 40,000.
रोहन से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने का गुड्स है? 40,000। रोहन से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये गुड्स कितने का है? 40,000 का गुड्स है। तो क्योंकि हम लोग रोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं, उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेज ऑफ गुड्स मतलब एक्सपेंस हो गया और इसको बोलते क्या है? परचेज। और क्योंकि स्टेटमेंट में देखो कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रोहन से अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, उधार में परचेज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमको रोहन को पैसा देना पड़ेगा, तो ये हमारा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी बन गया। अगर हम रोहन से उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमको रोहन को पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी बन गया। और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस होता है और इसको परचेज बोलते हैं। और एक्सपेंस का होता है, देखो कॉपी में लिखवा दिए थे, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, मतलब परचेज को डेबिट कर देंगे। परचेज तो एक्सपेंस है, परचेज ऑफ गुड्स एक्सपेंस है, उसी को परचेज कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? एक्सपेंस है, उसी को परचेज कहते हैं। तो परचेज को कर देंगे डेबिट। और किससे परचेज कर रहे हैं गुड्स? उधार में रोहन से परचेज कर रहे हैं। तो अगर हम उधार में गुड्स रोहन से परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमको रोहन को पैसा देना पड़ेगा। रोहन हमारा क्रेडिटर बन गया, हमारा लाइबिलिटी बन गया। और लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी भी बिजनेस का इंक्रीज हो गया, बिजनेस का लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब तो हमको उधार में गुड्स खरीद लिए रोहन से, 1 महीना बाद 2 महीना बाद पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा हमको रोहन को। तो रोहन हमारा क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया, क्रेडिटर बन गया। और लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है ना तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। तो रोहन हमारा क्रेडिटर है, यहां हम ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं क्रेडिटर, ठीक है। और इस लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज को कर दिए डेबिट और रोहन को कर दिए क्रेडिट। परचेज को कितना से डेबिट किए? 40,000। और रोहन को कितना से क्रेडिट किए? क्रेडिटर को 40,000। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9। sold goods to Sohan ₹50,000। हमने सोहन को गुड्स सेल किया है, कितने का गुड्स है? 50,000। हमने सोहन को गुड्स सेल किया है, कितने का गुड्स है? 50,000। सबसे पहले समझो क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज ला रहा है? हमने देखो उधार में गुड्स बेचा है सोहन को, स्टेटमेंट में कहीं पे भी पार्टी, कहीं पे भी कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है और पार्टी का नाम दिया है। स्टेटमेंट में कहीं भी कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है और पार्टी का नाम दिया है, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने सेल किया है गुड्स, किसको? सोहन को। तो सेल ऑफ गुड्स हमारा क्या होता है? इनकम होता है। और सेल ऑफ गुड्स को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? सेल्स। सेल ऑफ गुड्स हमारा इनकम होता है, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। हमने उधार में गुड्स बेचा है, किसको? सोहन को। तो आज अगर हमने सोहन को उधार में गुड्स बेचा है, क्रेडिट में गुड्स बेचा है, तो फ्यूचर में हमको पैसा सोहन से रिसीवेबल रहेगा, उससे पैसा हमको लेना रहेगा, उससे पैसा हमको कलेक्ट करना रहेगा। तो जिससे पैसा हमको लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर एंड पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। किसी से पैसा लेना है, रिसीवेबल डेटर, किसी को पैसा पे करना है, पेएबल क्रेडिटर। तो सोहन से फ्यूचर में हमको पैसा रिसीव करना है, रिसीवेबल। तो सोहन हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। और डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। जैसे ही हमने उधार में गुड्स बेचा सोहन को, सोहन हमारा डेटर बन गया, डेटर हमारा एसेट होता है। हमारे बिजनेस में डेटर एसेट इंक्रीज हो गया तो डेटर को हम लोग डेबिट कर देंगे। सोहन हमारा डेटर बन गया, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं डेटर। सोहन हमारा क्या बन गया? डेटर। आज हमने उसको उधार में गुड्स बेचा है, कल उससे पैसा रिसीवेबल रहेगा।
आज हमने उसको उधार में गुड्स बेचा है, कल उससे पैसा रिसीवेबल रहेगा, उससे पैसा हमको लेना रहेगा। तो सोहन हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। और बेसिक क्लास में हमने तुमको समझाया था डेटर हमारा एसेट होता है और एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट को डेबिट कर दिए, देखो सोहन को डेबिट कर दी जो कि हमारा डेटर बन गया। एसेट डेबिट कर दिए कितना से, 50,000 से, 50,000 से हमने एसेट को डेबिट कर दिया। और हमने सेल किया है गुड्स, सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, इनकम होता है, और उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, सेल्स। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है हमारा, इनकम होता है, उसको क्या ट्रीट करते हैं, सेल्स। तो सेल्स हमारा इनकम होता है और इनकम का देखो कॉपी चेक करो, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल्स तो हमारा इनकम है, सेल्स इनकम है, इनकम है सेल्स, ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं इनकम। और इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए इनकम को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दिए 50,000। तो सोहन डेबिट 50,000, सेल्स क्रेडिट 50,000। दिस वाज आवर 9th एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10। पेड सैलरी या सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, हमारे जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो हमारे बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको हमने सैलरी पे किया है बाय चेक, उनको हमने चेक में सैलरी पे किया है 20,000 का। पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक से हमने ऑफिस का स्टाफ को सैलरी पे किया है कितना, 20,000। सोचो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उनको उन्होंने जब हमारे लिए काम किया है तो हमको उन्होंने बेनिफिट दिया है, और बेनिफिट मिलने के बदले हम उनको पैसा दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो ये सैलरीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये सैलरीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। सैलरीज जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। पेड वर्ड बता रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं चेक से। पेड वर्ड बता रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं चेक से, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जा रहा है, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है। तो एक एक करके समझते हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन है, क्या ये बिजनेस में फाइनेंशियल चेंज ला रहा है, क्या इस ट्रांजैक्शन के कारण बिजनेस का बैंक का बैलेंस कम हो गया, यस। और फर्म ने जब, बिजनेस ने जब सैलरी पेमेंट किया तो बिजनेस अपना बुक्स में इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, सैलरी का पेमेंट किया तो एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सैलरीज बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस को जब लिखते हैं बुक्स में, रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। सैलरीज बिजनेस का एक्सपेंस है, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं एक्सपेंस, सैलरीज बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, एक्सपेंस को जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस को कर देते हैं डेबिट, इसलिए सैलरीज हो जाएगा डेबिट। और पेमेंट हमने किससे किया, बिजनेस ने पेमेंट चेक से किया है, तो बिजनेस का बैंक में जो रुपया पैसा था वो तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, बिजनेस बैंक में जो रुपया पैसा था वो बिजनेस का एसेट था, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। देखो कॉपी में चेक कर लो, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया, बिजनेस बैंक का बैलेंस कम हो गया, पेमेंट करते ही बिजनेस बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो बैंक में जो रुपया पैसा था वो हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया इसलिए एसेट को कर देंगे क्रेडिट, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट कितना से, 20,000 से, बैंक हो जाएगा क्रेडिट कितना से, 20,000 से। तो ये 10 एग्जांपल्स हमने किया मॉडर्न रूल को समझने के लिए। होपफुली मॉडर्न रूल का अकाउंटिंग यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, शेयर करो फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।